और इस सरकार को जनता की तकलीफ़ों से मतलब नहीं है। ये सरकार तो केवल लाइन लगवाने वाली सरकार है। जब से आई है सबसे लाइन लगवा रहे हैं, कभी बैंक में, कभी गैस के लिए, कभी कोरोना में, कभी खाता खुलवाने में, आधार सही कराने में, SIR में, जाने क्या क्या सरकार कर रही है। और इसका मूल काम है कि लाइन लगवाना। आप 3 बार से विधायक हैं, बंकी क्रॉसिंग नहीं बनवा पाए। बहुत से लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं, क्या कर सकते हैं। मंच जहाँ है, जहाँ मंच का मतलब है जहाँ पे उचित स्थान है, कहाँ कहने का, मांगने का, वहाँ पे हम लोग कहते हैं। नहीं सुनते तो क्या किया जाए। ये वादा ज़रूर है, जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, 2-1 महीने के बाद, मैं यकीन कीजिए आप, जितना भी मशक्क़त करनी पड़ी तो हम ये पुल भी बना के देंगे। सपा बाराबंकी में गुटबाजी बहुत है। 22 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने हमको बुलाया था, जब आदरणीय गोप जी और आदरणीय राकेश जी का समझौता कराना था। हम भी थे वहाँ बैठे। कमरे की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म संकोच गुरेज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप तय कर दो, तो हमने हाथ जोड़ कर उनसे यही कहा कि हमारी सीट पे लड़ जाएं। हम नहीं लड़ेंगे। कौन लड़ जाए? राकेश जी लड़ जाए, चाहे गोप जी लड़ जाए। अब कुछ लोगों को वही लगता है कि हम फिर कह देंगे, तो ना दोनों तैयार हुए। और त्याग करने की भावना होनी चाहिए किसी के अंदर, त्याग करने की भावना होनी चाहिए। राजेश यादव लगे हैं कि उनको टिकट मिलेगा। भारतीय संविधान के तहत कोई भी कहीं से अगर नागरिक है देश का, कहीं चुनाव लड़ सकता है। लड़ लें, स्वागत है। वर्मा बिरादरी से आपको क्या दिक्कत है? अरे सुरेंद्र सिंह वर्मा नहीं है, वासुदेव वर्मा, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, दुल्हीपुर के रहने वाले हैं। उनसे आप पूछ लो। उनको DDC हमने बनाया, अपने लोग को मना करके बनाया, उनको बैठाया, उनको जिताया। तो लोग हमको जातियों में बांटते हैं, उनको जातियों में ना बांटें। हम कहीं भी गंगा जल उठा कह सकते हैं कि हमको सभी जात का वोट मिलता है। आप कहते हैं कि देवा रोड का पुल PL पुनिया ने नहीं, शिवपाल यादव ने बनवाया था। आनंद भवन के सामने अगर किसी ने गिराया ना होगा तो वहाँ माननीय शिवपाल यादव जी का बोर्ड लगा होगा। निर्माण निगम कार्यदायी संस्था सहयोग PL पुनिया साहब का भी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार ना देती पैसा तो बन नहीं पाती। 2027 में सरकार बनेगी तो सुरेश यादव क्या मंत्री बनेंगे? हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, सुरेश यादव विधायक बन जाएंगे, तो विधायक बनते बनते बहुत काम करा ले जाएंगे। और आपने देखा कि 2012 में सरकार बनी, 3 मिनिस्टर थे। किसी मंत्री के क्षेत्र से कम अगर काम हमने कराया अपने क्षेत्र में। अब आप बुकलेट उठा के देख लीजिए, बता मैं बड़े बड़े काम तो मैं जवानी गिना। आपके घर जो रोड जाती है उस पर गड्ढे नहीं है, लेकिन अगर उससे थोड़ा पहले मुड़ जाए बाएं तो उस रोड के ऊपर गड्ढों की भरमार है। हुआ क्या है कि इस पे कम मानक की सरकार जब शीला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो बनी थी, और उस पर फिर वो ग्रामीण मानक और छोटी मोटी सड़क बनी थी कई साल पहले। अब उस पर वो डंफर से मोरंग गिरने लगी। तब था मानक 15-20 टन 30 टन चलने वाली, अब तो 80 टन लाद के उस पर निकाल दिया कई लोगों ने घर बनाने में। वो टूटी है, वो पूरी नज़र है, उसको हम बनाएंगे। बाराबंकी में बिजली कटौती और वोल्टेज की जो समस्या थी उसको आपने कैसे सही कराया था? मैंने अधिकारियों को बुलाया बिजली विभाग के, तो उन्होंने कहा साहब ये चंदौली के पास जो पावर हाउस बना है 132 का है, इसी से सुबेहा, इसी से दरियाबाद, इसी से सूरतगंज, इसी से इधर कुर्सी बॉर्डर तक, बजगानी, जाने कहाँ कहाँ तक इसी से चलता है पूरा जिला। हमने उसको कहा कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगेगा। बनाइए। फिर मैंने अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री से कहा कि साहब पैसा ज़्यादा तो कुछ भी लगे तुम बनाओ इसको। और प्रेस वालों ने, वो दैनिक जागरण वालों ने यहाँ चौहान गेस्ट हाउस में बड़ा कार्यक्रम कराया था। मुझे वहाँ पे ऐसा घेरा कि कहा आप वादा करो माइक से कि आप ऑडिटोरियम बनवाओ। हमने कह दिया। अब हम जगह खोजने लगे तो शहर के पास जितनी सरकारी ज़मीनें थी सब विवाद किए, सब कोई मुकदमा किए, कोई क्या किए। 98-99% गाँव में हमारा एक बोर्ड जरूर लगा होगा। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र, बंकी टाउन एरिया में भी काम कराया तो शहर में भी काम कराया। देवम आप पता कर लीजिए, मजार रोड बनाई, उसके आस पड़ोस बनाई, फिर करबला की रोड बनाई, जहाँ भी लोगों ने मांग की वहाँ बनाने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है सुरेश यादव। सुरेश जी समाजवादी पार्टी से लगातार तीसरी बार विधायक हैं बाराबंकी सदर सीट से, और ये अपने कामों को लेकर, अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर, इसके अलावा इनका जो मिलनसार स्वभाव है उसके लिए जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका जन्म कहाँ पर हुआ, और जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय आपके परिवार की स्थिति क्या थी? देखिए, हमारा जन्म हुआ मखदूमपुर गांव में, यही शहर है। तो पहले गांव था, अब हो गया शहर।
और हमारे बाबा भी यहाँ पे कचहरी में थे, पेशकार थे, पिताजी लेखपाल थे। और फिर वहीं से हमारा यहीं पढ़ाई हुई। और आपने 12 कहाँ से किया? पढ़ाई हमने डीएवी स्कूल, और शुरुआत में तो बहुत मांटेसरी नहीं थे, तो हमने आर्य समाज में पढ़ा था, डॉक्टर टंडन के बगल है, कक्षा 5 तक वहाँ पढ़े। फिर आगे डीएवी से फिर अजीमुद्दीन अशरफ में पढ़े। आपने 12 किया और उसके बाद में जनिस्मा से आपने ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन हमने यहाँ जनिस्मा से किया। हाँ, फिर ला हमने डीएवी लखनऊ से किया। आपने सोचा कि वकालत के काम में आपका मन नहीं लगेगा? रजिस्ट्रेशन भी कराया था। 10-15 दिन कचहरी गए, नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि वकालत इंसान के दूसरे उम्र के दूसरे पड़ाव पे चलती है, और जब हम युवा रहते हैं तो उस समय तो बहुत से वकील साहबान का रिक्शे खर्चा नहीं आता था। मुझे भी 10-15 दिन में 10 रुपया नहीं मिला, तो फिर मैं चला आया। फिर आप क्या करने लगे? फिर हमने खेती भी करी, और खेती के साथ साथ हमने टेंट हाउस का काम किया। कब शुरू किया था आपने? सन 1992 में। जब आप टेंट हाउस शुरू कर रहे थे तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, कोई दिक्कत हुई थी? क्योंकि जब लोग नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो दिक्कतें तो बहुत सारी आती है, तो आपको कोई दिक्कत आई? एक युवा हमेशा सोचता है कि हमको कहीं ना कहीं स्थापित हो जाए, आगे भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो नौकरी के लिए एक बार प्रयास किया था, बड़ी शौक थी कि हम दरोगा बन जाए। तो पुलिस लाइन में हमारा इंटरव्यू हुआ, नाप जोख हुई, किन्हीं कारण से हम नहीं हो पाए। और फिर हम सोचा धंधा कर लेते हैं, तो भगवान की दया से बड़ा अच्छा चला। आप और आपके छोटे भाई धर्मेंद्र दोनों लोग साथ में थे उस समय? हाँ, हम लोग साथ में थे, साथ पैदा हुए, एक माँ बाप की औलाद है, दोनों साथ में थे। जब आपने टेंट हाउस शुरू किया तो शुरुआत से ही चलने लगा था कि शुरू में जो है बड़ी बात हो जाएगी, यकीन नहीं आएगा आपको। जितना पैसा हमने उस समय लगाया था, और जब हमने उद्घाटन किया, सभी लोग करते हैं उद्घाटन, तो उद्घाटन में उस पैसे से दुगना के ऑर्डर मुझे लिखना पड़ा, नोट करना पड़ा उसी दिन। ये भगवान प्रभु की कृपा और इंसान जो मददगार है उनकी सहयोग की बात है। जितने सामान था तो उतने से ज़्यादा के ऑर्डर, दुगना के ज़्यादा के ऑर्डर हुए। तो आपका जो टेंट हाउस का काम था वो उसी दिन से जो है सक्सेस हो गया? हाँ, चला। और पता लगा लीजिए कि हम उरई, जालौन, गंगाचरण राजपूत के यहाँ भी हम लोगों ने टेंट लगाया। मैं लखनऊ भी फर्म रही, और नेपाल भी गए, नेपाल तक काम किया। नेपाल तक किया आपने? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही टेंट लगाने का काम आप करते थे? हाँ, सरकारी काम भी किया, पंचायत चुनाव का पूरे जनपद का तक काम किया हमने। जब आप टेंट लगाने जाते थे तो जैसे लेबर काम करते थे उसी तरीके से करते थे? जैसे बारात आने वाली होती है तो जो टेंट मालिक होता है दौड़ दौड़ के इधर उधर काम कराता है कि भैया ये होना चाहिए, वो बाकी रह गया है, ये जल्दी से हो जाए, तो उसी तरीके से आप लोग भी काम करते थे? ये अब इंटरव्यू में बोलने वाली बात नहीं है। विजन था हम क्या नया कर सकते हैं। पहले होता था 92 या उससे पहले तक कि गांव के लोग आते थे अपना साधन लेके, अपने आदमी लेके, खुद सभी सामान लाद के ले जाते थे। हमने सोचा क्या किया जाए तो सुविधा ज़्यादा मिले और हमारा बिजनेस बढ़े। तो हम लोगों ने उनके घर पे भेजना शुरू किया और उठाना शुरू किया। इससे समय भी बचता था, और लोगों को लगा सुविधा मिल रही है, और सुविधा जब मिली तो ईश्वर ने इतना दिया कि हम यहाँ तक पहुँच गए। आपका टेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा था, आप बाराबंकी के अंदर फेमस थे, आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टेंट का लगाने काम करते थे, यहाँ तक कि नेपाल तक लगाने काम करते थे। फिर आपके मन में ये कैसे विचार आ गया कि भैया आपको राजनीति करनी चाहिए? नहीं आना चाहते थे राजनीति में, हम साफ साफ कह रहे हैं। ईश्वर प्रभु माफ़ करे, इंसान माफ़ करे। आपको बात बताएं कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमको खुद आगे ले जा रहा है। हमको एक बार आबकारी का वो होना था टेंडर, शराब की दुकानों की लॉटरी, पहली बार। तो सरकारी काम हम करते थे, तो जिला आबकारी अधिकारी साहब से बैठक हुई। उन्होंने कहा कि भैया ये करना है, और पैसे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो 10 लॉटरी ले लो और इतने पैसे ले लो। कुछ नकद दिया था उन्होंने, और मेरा काम कर दो, बोली लगने वाला। तो 10 में से 3 दुकानें हमारी निकल आई शराब की। तो हम शराब का धंधे में आ गए धीरे धीरे। और इसी तरह से 2000 की बात है, तो हमको ब्लॉकों के टेंडर हुए
ठेका मिला पंचायत चुनाव का। सीडीओ साहब ने कहा कि फला फला ब्लॉक पे आप जाके संपर्क कर लीजिए। तो हम जगह जगह गए, फिर एक दिन बंकी ब्लॉक गए, तो वहाँ बीडीओ साहब बैठे थे, तो उन्होंने बात होने लगी। फिर उन्होंने चाय पिलाई और कहा कि तो बात में हमने पूछा कि ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो बीडीओ ने कहा कि ये कर लो, बीडीसी बन जाओ, फिर उसके बाद लड़ जाओ। तो ऐसे हम लड़ गए, और महिला सीट थी तो पत्नी को लड़ाना पड़ा। कहाँ से आप बीडीसी लड़े थे? शायद जफरपुर से लड़े थे। आज तो आप विधायक हैं तो सपोर्ट मिल जाता है, आराम से निर्विरोध हो जाते हैं। जब पहला आप बीडीसी का चुनाव लड़े थे तो कैसे आप निर्विरोध चुन लिए गए थे? हम आपसे कहा कहें, हमने कहा नहीं, ईश्वर और इंसान की बड़ी कृपा हम पे रही है। वो जिधर चाहते हैं उधर ले जाते हैं, और जहाँ चाहा भगवान ने कर दिया। मुझे तनिक भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहाँ के राम लखन, छत्रपाल और विश्राम, कई लोग ऐसे आए, वो कुछ लोग हैं भी नहीं जिंदा आज। और एक थे उजैर मियाँ, उसी गांव के जमींदार थे। उनके बेटे फैसल थे, जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे पद पे हैं, किसी हमारे अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा यहाँ से लड़ो, और आप यकीन कीजिए कि मुझे गांव के अंदर नहीं जाना पड़ा। उन सब लोगों ने कराया, और गांव से 2-2, 300 लोग आते थे, ब्लॉक के बाहर बैठे रहते थे। हम लोग कहते काहे आए हैं? कहते हम आए हैं तो हम कह रहे हैं ना कि इंसान और ईश्वर की बड़ी कृपा हम पे। 2005 में आपकी पत्नी पहली बार प्रमुख बनती है, तो उसमें धर्मेंद्र भाई जो थे आपके छोटे भाई, उनका कितना सहयोग रहा? नहीं, धर्मेंद्र का सहयोग लगातार हम लोग कहते रहे, हम लोग एक घर में रहे, एक जगह से रहे, हर तरह का सहयोग किया, सब लोगों ने मिलकर किया। मुझे कुछ लोगों से ये पता चला कि धर्मेंद्र यादव ने अपनी पत्नी का जो है पर्चा वापस कर लिया था। 2005 का जो इलेक्शन हुआ था प्रमुख का, उसके बाद में आपकी पत्नी प्रमुख बनी थी। ये क्या कहानी है? हाँ, सही है, ये बात सही है कि हम बड़े के नाते एक ही जगह से दोनों लोगों ने पर्चा भर दिया था, उनकी भी पत्नी ने, हमारी पत्नी ने। और इससे कुछ लोगों को गुमराह करना था मुझे। तो जब टाइम ख़त्म हो गया, पर्चा उठाने का टाइम आया, तो मैंने उनसे कहा कि जाओ भाभी को बुला लो हमारी पत्नी को, और पर्चा उठवा लो, तुम्हारी पत्नी का हम प्रमुख बनाएंगे। तो वो बिना बताए हमसे अपनी पत्नी को बुला लाए और पर्चा उठा लिया। तो ये तो उन्होंने किया। 5 में जब प्रमुखी का आप इलेक्शन लड़े तो कौन सी पार्टी में आप थे उस समय? उस समय थे तो हम पहले सपा में, और माननीय आज हमारे बीच नहीं है, माननीय छोटेलाल जी ने वादा भी किया था कि आपको हम लड़ाएंगे। हमने पूछा था उनसे, फिर बाद में एक दिन अखबार में पढ़ा कि जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख थे, आज हमारे बीच दुनिया में नहीं है दोनों लोग, तो उनका घोषित कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम लोग निर्दलीय लड़ना चाहते थे। फिर वो हमारे एक माननीय विधायक जी का जिला पंचायत के चुनाव में उनकी हत्या हो गई, चुनाव के दिन, जिला पंचायत के चुनाव के दिन हरदेव जी की। तब काफ़ी लोगों से राय मशविरा हुआ, हमारे साथी थे परवेज भाई भी, अकील भाई, सभी लोग ने राय दी कि आप किसी दल में चले जाओ, इसलिए कि आप अकेले खड़े रहोगे। और बड़ा कांड था, बड़े हमारे सभी नेता आए थे, तो फिर बात करी गई ना, सभी लोगों ने बात किया, तो फिर मुझे बहुजन समाज पार्टी से निर्विरोध हम हो गए। जब आप पहली बार प्रमुखी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो सबसे ज़्यादा सहयोग किन लोगों ने आपको किया? देखिए, कुछ लोग नहीं हैं आज। साथ दिया उजैर मियाँ ने, जो हमारे बीच नहीं है, फैसल भाई ने, मुइन बड़ेल के थे, वो नहीं हैं, चले गए ईश्वर के पास। स्वामी दयाल जी हैं, फैसल जी हैं, बता चुके हैं हम। एक हमारे साथ और थे, अब तो रिटायर हो गए, उनका नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो नहीं संकोच। रात रात ये लोग जागते थे, वो मोहम्मद राजिद। और काफ़ी लोगों ने, जिससे जो बन पड़ा, सरोज थे, और एक नेता कहते हैं प्यारेपुर के, इसी तरह से बहुत से लोगों ने मदद किया। उबैद भाई ने मदद की, और हमको स्टैंड कराया सब लोगों ने। हम कभी हम लोग सोचते थे रात में 2 बजे कि चलो कल से ना लड़ें, जो जाने दो, जो लगा। फिर सुबह कोई ना कोई पहुंच जाता था बीडीसी लेके कि चलो इनका फाइनल करो, इनका ले लो, इनका प्रमाण पत्र इन्हें, ऐसे होता है उसमें। तो सभी ने मदद किया, और ईश्वरी प्रकृति के दया रही। आप प्रमुख बन जाते हैं। इसके बाद में 2007 में धर्मेंद्र यादव का समाजवादी पार्टी से टिकट हो जाता है विधायकी का, लड्डू बट जाते हैं, और उसके बाद में 2 दिन बाद पता चलता है कि टिकट कट गया। देखिए, यहाँ के लिए बाबू बेनी प्रसाद जी हमारे बीच नहीं हैं, वो धर्मेंद्र के लिए चाहते थे, हमारे भाई के लिए।
और उनकी बात हो भी गई थी। और ये सही है कि रात में बड़े लड़ेल में दुकान खुलवाई गई और मिठाई बटी और 2 दिन तक रहा इनका। ओपन नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि हाँ लड़ना है। बाबूजी भी थे। फिर बाबूजी ने, आप समझ रहे हैं ना, हमारे नेताजी से बाबूजी की फिर कुछ बातें हुई तो वो दूसरे दल बना लिया उन्होंने। तो फिर धर्मेंद्र को बैक होना पड़ा। शोएब किदवई उर्फ बॉबी आपके सामने 2010 में प्रमुखी का इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन लास्ट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप निर्विरोध हो गए और उन्होंने अपना पर्चा उठा लिया? भारतीय संविधान के अनुसार सबको लड़ना चाहिए। और शोएब भाई को हमने 2005 में, हमने ही उनको, हम कह रहे हैं जो लोग थे उस समय हमारे उनके बीच में बात कराने वाले, तो हमने ही उनको किसी को ना लड़ा के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, तो उनको हमने निर्विरोध करा दिया था। बाद में हम भी हो गए 2005 में, और 10 में वो लड़े, वोट मांगते थे, गए। फिर एक दिन जाने का हुआ, 4-6 दिन रह गए थे चुनाव के। उन्होंने कहा कि विधायक जी हम नहीं लड़ेंगे, फला फला से जाओ मिल लो और आप लड़ लो, आप निर्विरोध हो जाओगे। ऐसे हुआ, वो आज हमारे बीच नहीं, अफसोस है। 2010 में आप बसपा से प्रमुख बनते हैं, फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से 2012 में आप छोटे लाल यादव के सामने, संग्राम सिंह वर्मा के सामने समाजवादी पार्टी से विधायकी का इलेक्शन लड़ जाते हैं? टिकट कैसे मिला आपको? कह दिया ना हमने कि ईश्वर और भाग्य जहाँ ले जाना चाहता है हमको। ईश्वर ने तो आपका साथ दिया है, तभी आप विधायक बने हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने आपको रास्ता दिखाया होगा, जिसने आपको मुलायम सिंह यादव तक पहुंचाया होगा, जिससे आपको टिकट मिला। नेताजी की खोज है हम, अपने बड़े नेताजी। कैसे खोज हुई ये हम भी तो जाने थोड़ा सा। अब बहुत कुछ खोलने वाली बातें राजनीति में नहीं होती हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता देंगे कि हम आपके सामने कैमरे बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि हमारा डीजल, पेट्रोल और नाश्ता 5,000 रुपये नहीं लगा और हमारा टिकट घोषित होगा। ये है हमारे मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी। 5,000 रुपये डीजल पेट्रोल नहीं लगा, हमारा टिकट घोषित हो गया। 3 मुलाकात हुई थी हमारे नेताजी की, बस माननीय अखिलेश जी से भी कराई थी उन्होंने मुलाकात, और मेरा टिकट घोषित हो गया। ऐसी समाजवादी पार्टी है। राजेश यादव उर्फ राजू एमएलसी जो अभी रहे पूर्व में, इनको 2012 में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार घोषित किया जाता है। टीवी चैनल्स के ऊपर खबर चलने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद में खबर आती है कि इनका टिकट कट जाता है और आपको टिकट मिल जाता है। ये जादू कैसे हुआ था? वो हमारे मालिक जाने, उसमें हम क्या जाने, उनकी क्या इच्छा थी। मतलब माननीय नेताजी जाने, माननीय अखिलेश जी। नेताजी तो है नहीं, लेकिन अखिलेश जी तो जाने। 2010 में नेताजी उस समय प्रमुख थे समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने आपको विधायकी का टिकट दिया। फिर 2017 का समय आता है जहां पर अखिलेश यादव और नेताजी आमने सामने हो जाते हैं। उस समय आपने किसका साथ दिया? अखिलेश यादव जी का साथ दिया या फिर मुलायम सिंह यादव? हिंदुस्तान नहीं, अगर हम कह दें कि हिंदुस्तान एक बात अगर कर लें तो माननीय मुलायम सिंह जैसा नेता नहीं कोई, और राजनीतिकार कोई नहीं है। लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता है, और लाठी भी नहीं किसी ने मारी। माननीय मुलायम सिंह जी का जो सोच थी, जो वो चाहते थे, वो उसी अनुरूप कर लेते थे। और कहीं कोई, हमको तो नहीं लगा विवाद है, ना हमको कोई रोका, ना माननीय अखिलेश जी ने रोका, ना नेताजी ने कहा कि उनके साथ नहीं जाओ। कहाँ से ये बातें बाहर आ गई मुझे नहीं समझ में। देखिए, ये तो खबर चली थी, लोग जो है जानते भी हैं, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं सोच पार्टी की तरफ ही रही होगी। नहीं, नेताजी से कभी अनबन रही नहीं। अब कुछ चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोल सकते। नेताजी की अनबन नहीं रही हमारे माननीय अखिलेश जी से। अखिलेश यादव जी से जब आपकी मुलाकात होती है तो बाराबंकी को लेकर आप क्या बात करते हैं? अब कैसे बता दें, क्या नौकरी जाएगी हमारी? क्या बाराबंकी के बारे में बातें नहीं होती हैं? देखिए, माननीय अखिलेश जी जैसे, हम उस दल में हैं इसलिए नहीं कह रहे। आप मिल लो, आप मुरीद बन जाओगे। ऐसा नेतृत्व, ऐसा नेता हमको नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जो मिल लेते हैं, जो हमारे दल में है। अब तरह तरह के दिमाग भगवान ने बनाए हैं, सबके तरह तरह इंसान बनाए हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से मिलके ही लगता है कि हम किससे मिल रहे हैं। और बातें होती हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, हर तरह की बातें होती हैं। 2017 में
बीजेपी की एक लहर आई जिसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे समाजवादी के वो चुनाव हार गए। आप चुनाव जीत कर जाते हैं, उसके बाद में जब अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है तो वो क्या कहते हैं आपसे? बड़प्पन हो जाएगा अपने मुंह से कहना। कभी फरीद साहब से पूछिएगा उन्होंने क्या कहा था। वो हमारे माननीय मंत्री जी रहे हैं, हमारे विधायक भी हैं आज। अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने वास्तव में पीठ थपथपाई और बहुत से लोग बैठे थे, उनसे कहा कि मेहनत करना है तो सीखो सुरेश से, ये मेहनत के बल पे आया है। किसको खुशी नहीं होगी अगर उनका विधायक जीते। बहुत हमको प्यार करते हैं माननीय अखिलेश जी, बहुत प्यार करते हैं हमको। राजेश यादव उर्फ राजू, जिनका टिकट आपकी वजह से 2012 में कट गया था, अब वो सदर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपका टिकट वो कटवा कर खुद वो टिकट उनको मिलेगा 2027 में और वो इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ टिकट कटता है? मान लीजिए अगर कट जाता है, अगर बयान लेना है तो माननीय अखिलेश जी से ले लो, हम नहीं कहेंगे। और टिकट काहे कटेगा? हम शराब पीते हैं, हम जमीन का मतलब किसी का कब्जा करते हैं लड़ाई झगड़े वाली, हम किसी से चंदा मांगते हैं, किसी के हाथ फैलाते हैं, किसी के फटे में टांग डालते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अपने सगे भाई को बैठा के और सुरेंद्र सिंह वर्मा जी को के लिए पैरवी माननीय अखिलेश यादव जी से किया इस चेयरमैनी के लिए। और दूसरी बात आपको बता दें, 22 के चुनाव में, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, 22 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने हमको बुलाया था जब आदरणीय गोप जी और आदरणीय राकेश जी का समझौता कराना था। हम भी थे वहाँ बैठे। कमरे की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म संकोच गुरेज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप तय कर दो, तो हमने हाथ जोड़ के उनसे यही कहा कि हमारी सीट पे लड़ जाएं। हम नहीं लड़ेंगे। कौन लड़ जाए? राकेश जी लड़ जाए चाहे गोप जी लड़ जाए। अब कुछ लोग वही लगता है कि हम फिर कह देंगे, तो ना दोनों तैयार हुए। और त्याग करने की भावना होनी चाहिए किसी के अंदर, त्याग करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि, और भारतीय संविधान है, हमेशा सबको मौका मिलना चाहिए, जो भी तैयारी करना चाहिए सबको मौका मिलना चाहिए। और हम एक ऐसे विधायक हैं, शादी ब्याह छोड़ के या कोई कार्यक्रम में कोई दूसरे दल का नेता में नफरत किसी से नहीं करते। हम सत्ता में भी रहे हैं और किसी को सताने का काम नहीं किया, सबसे मेल मिलाप है। लेकिन जांच कर लीजिएगा, पार्टी के हित के अलावा हमसे पार्टी के खिलाफत में कुछ भी कर ले कोई हमसे नहीं करा पाएगा। तो ये तो भारतीय संविधान, सबको मौका मिलना चाहिए। बाराबंकी में देवा रोड के ऊपर जो पुल बना है छोटी लाइन बड़ी लाइन क्रॉसिंग का, वो पीएल पुनिया जी ने बनवाया था, लोग ऐसा जानते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस समय उसकी देन है, शिवपाल यादव जी ने ये पुल बनवाने के लिए कहा था, उसके बाद बना था। हमारी मत मानो, आपके साथ ही बैठे, आप चले जाओ आनंद भवन के सामने। अगर किसी ने गिराया ना होगा तो वहाँ माननीय शिवपाल यादव जी का बोर्ड लगा होगा। निर्माण निगम कार्यदायी संस्था थी। हाँ, ये ज़रूर है कि पीएल पुनिया साहब ने, ये सांसद थे, इन्होंने पैरवी की और पैरवी ये करते रहे। माननीय बहन जी की सरकार थी तब से ये स्वीकृत करा लाए थे। लेकिन होता ये है कि जितना रेलवे की जगह है उतना तो केंद्र देता है, बाकी अप्रोच के लिए राज्य सरकारों को देना होता है पैसा, तो नहीं दे रही थी बहन जी। फिर हमारे पीएल पुनिया साहब ने हमारे नेताजी से बात की, माननीय अखिलेश जी से बात की, और माननीय रामगोपाल रावत जी पूर्व विधायक की बिटिया की शादी थी। माननीय अखिलेश जी हेलीकॉप्टर से आए थे, हमारे तमाम मीडिया के साथी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सवाल उठाया था कि ये अगर इधर आप गाड़ी से आते तो आपको बहुत लंबा जाम में फंसना पड़ता। तो राष्ट्रीय दिन उन्होंने उसी समय मुझे बुलवाया, वहीं खड़ा था मैं थोड़ी दूर पे, क्योंकि बहुत भीड़ थी प्रेस के साथियों की। तो वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था सब प्रेस वालों के सामने कि तुम पैड पे लिख के दे देना, मैं पैसा रिलीज कर दूंगा, आप अपने मीडिया के साथियों से पूछ लीजिए। तो ये है कि सहयोग पीएल पुनिया साहब का भी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार ना देती पैसा तो बन नहीं पाता। जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते थे उन्हीं को आपने नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया, टिकट दिलवाया, उसके बाद में पूरी मेहनत की, उनको इलेक्शन जिता दिया, ऐसा क्यों? देखिए, पहले मन में एक भावना होनी चाहिए कि हम जिस दल में हैं वो दल आगे कैसे बढ़े,
उसमें हम अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ावें। विभिन्न पदों पे हम अपना साथी, अपना सहयोगी और समाजवादी पार्टी में वो आ चुके थे, 22 के पहले से ही आ चुके थे, माननीय सुरेंद्र जी, माननीय संग्राम सिंह जी। उद्देश्य ये होना चाहिए सभी का कि हमारी पार्टी कैसे राइज करे। और रही बात आपने जो सवाल किया, तो कोई लोकतंत्र में किसी को मना नहीं कर सकता। कोई आ जाए, हमको इंसान, भगवान और अल्लाह परवरदिगार पे सब पे भरोसा है, वो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी आ जाए। आपके भाई धर्मेंद्र यादव भी नगर पालिका का टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन आपने उनको टिकट नहीं दिलाया, सुरेंद्र वर्मा को दिलाया, ऐसा क्यों? आपसे हमने कहा कि सबसे पहले मन में विचार और सबसे पहले सोच ये होनी चाहिए कि पार्टी हित कहाँ है, किस जगह पार्टी हित छुपा है। और जो समझ में आया कि इस तरह से पार्टी हित, क्योंकि आपको याद होगा कि बाबू बेनी प्रसाद जी थे तब यहाँ पे समाजवादी का चेयरमैन माननीय राजीव चौधरी साहब बने थे, तब से हमारी जगह खाली थी, हम लोग समाजवादी लोग इस पे जीत नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगा कि पार्टी का हित इसमें बेहतर है। तो आपकी सोच ने इतने समय बाद बनवा दिया? सोच क्या है, ये मान लीजिए कि मेहनत और उनका नसीब, माननीय अखिलेश जी का मार्गदर्शन। 2012 में समाजवादी पार्टी बाराबंकी की एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और सारी सीटें विधायकी की जीत जाती है, बाराबंकी के अंदर परचम लहरा देती है। लेकिन 2017 के अंदर, 2022 के अंदर हमने देखा कि जो पार्टी के नेता हैं ये गुट बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं, जिसकी वजह से पार्टी का नुकसान होता है और ये विधायकी का इलेक्शन भी नहीं जीत पाते हैं। 2012 में ये सही कहना है कि हम लोग एक दूसरे से राय मशविरा करके चुनाव लड़ते थे और लड़े थे। परिणाम 100% आया, 100% रिजल्ट बाराबंकी में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, और 100% हम लोग जीते। 6 विधानसभा थी, 6 जीते हम लोग। आपस में तालमेल था। अगर जिलाध्यक्ष कह देते कि ये होना है, गोप जी हमसे कहते थे कि ऐसे करना है, हम गोप जी से कहते थे तो ऐसे करना, तो सब लोग एक दूसरे की बात मानते। राम गोपाल जी, राजा साहब, जो भी हम लोग थे, सब लोग एक जगह बैठ के सलाह करके कर लेते थे। रही बात की आपसी खटक की, तो कोई ऐसी खटक वटक नहीं है पार्टी में, वो सब इंसान का दिमाग है। और सबसे दुनिया में गतिमान अगर कोई चीज़ है तो मनुष्य का दिमाग है। सब लोग अच्छे हैं। छोटे मोटे जो पिछलग्गू कार्यकर्ता होते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। हम सब लोग एक जगह बैठते हैं, सब लोग एक जगह बात करते हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण बातें करते हैं, कहीं कोई विभेद नहीं। सुरेश यादव 2027 में विधायक बनते हैं, समाजवादी की गवर्नमेंट बन जाती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो है उस सरकार में मंत्री बनेंगे? हमारा सबसे पहले टारगेट समझ लीजिए, चाहे उद्देश्य या पूरा भावना समझ लीजिए, हमारी सबसे पहले भावना ये है कि हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, सुरेश यादव विधायक बन जाएंगे तो विधायक बनते बनते बहुत काम करा ले जाएंगे। और आपने देखा कि 2012 में सरकार बनी, 3 मिनिस्टर थे, किसी मंत्री के क्षेत्र से कम अगर काम हमने कराया हो अपने क्षेत्र में। आप बुकलेट उठा के देख लीजिए, बता मैं बड़े बड़े काम तो मैं जबानी गिना सकता हूँ। तो हम संतोष में रहेंगे। उद्देश्य होगा कि हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और मैं विधायक जरूर बनूं, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री बनने में विधायकों की ज़रूरत है और सभी लोग जीतें, जहाँ से ज़रूरत है वहाँ पे जीतें। जैसा कि आपने बताया कि राकेश वर्मा और अरविंद सिंह गोप के बीच में जो खटास थी वो ख़त्म हो गई है या आज भी वो खटास बनी हुई है? सभी लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हम लोग सिपाही हैं और सभी लोग उनकी बातों का पूर्णतः अक्षरशः पालन करते हैं। वो हमारे सभी पार्टी जितने भी नेता, एक्स विधायक, पूर्व मंत्री या मौजूदा विधायक, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व जो फैसला करेगा उसमें सब लोग मानेंगे। आप 3 बार से लगातार सदस्य विधायक बन रहे हैं, लेकिन बंकी की एक छोटी सी क्रॉसिंग का पुल नहीं बनवा पा रहे हैं। देखिए, 8 बार हमारे वीडियो हैं, विजुअल हैं, वो यूट्यूब पर भी होंगे, गूगल पे हों, विधानसभा कार्यवाही भी होंगे। 8 बार लगातार मांग कर चुका हूँ और सदन में मांग किया। अगली बार तो माननीय योगी जी भी बैठे थे। सरकार सौतेला व्यवहार करती है उसको, और इस सरकार को जनता की तकलीफ़ों से मतलब नहीं है। ये सरकार तो केवल लाइन लगवाने वाली सरकार है। जब से आई है सबसे लाइन लगवा रहे हैं, कभी बैंक में, कभी गैस के लिए, कभी कोरोना में, कभी खाता खुलवाने में,
आधार सही कराने, SIR में, जाने क्या क्या सरकार कर रही है। और इसका मूल काम है कि लाइन लगवाना। ये लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। और मैं तो यही समझता हूँ कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बाकी अभी कई बार खबर में सुनता हूँ कि शायद स्वीकृति हो गई है, क्या हो गया है, अखबार में निकलता है, आप लोग के माध्यम से सुनते हैं। हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ये वादा ज़रूर है, जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, 2-1 महीने के बाद, मैं यकीन कीजिए आप, जितना भी मशक्क़त करनी पड़ी तो हम ये पुल भी बना के देंगे। और यातायात को सुगम से बनाने के लिए DM आवास से गोंडा मोड़ तक फ्लाईओवर भी बनाएंगे। बाराबंकी के अंदर जाम की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको आप किस तरीके से सही करेंगे? जाम के बारे में अनुज भाई हम आपसे बताएं कि इतना प्रयत्नशील रहते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि ये जो बड़ेल चौराहा है, इस पे इतना भीषण जाम लगता है। ये चौराहे पे जो पुल बना है, 5 तरफ से इस पे सड़क आती है, लखपेड़ा बाग से, सुकलाई तरफ से, सतरिक तरफ से और हैदरगढ़ तरफ से, फिर बाराबंकी से। इस पुल की स्वीकृति के लिए हम आभार प्रकट करते हैं यहाँ की जनता का और तमाम सभी का कि ये पुल स्वीकृत हो गया। और भगवान चाहेगा तो इस जाम से निजात जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और ये मेरी इच्छा है कि बाराबंकी के लोगों को हमेशा जाम से निजात मिले। कई बार वहाँ लोग बहुत देर तक फंसे हैं। वो पुल स्वीकृत हो गया है, बड़े चौराहे वाला। हमारे जिला अधिकारी महोदय से जब भी हमारी बैठक होती है तो एक है हमारा मुद्दा होता है कि आप कुछ भी करिए, जाम से निजात दिलाने के लिए सहयोग हमारा जहाँ ज़रूरत है। हम लोग की त्रासदी ये है कि हम लोग को पैसा तो मिलता है, सरकारी धन मिलता है, विधायक विकास निधि, लेकिन 25 लाख से बड़ा हम काम नहीं कर सकते। इसलिए शासन में भी लिख के दिया और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं तो कह रहा हूँ ना कि जाम पे अंकुश तो सही बात है नहीं लगा, जाम के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। और अगर हमारी सरकार होती तो हम मेट्रो, माननीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में ही यहीं औरंग मंडी मैदान में आए थे हमारे चुनावी प्रचार में, माइक से कहा था, जनता के बीच कहा था, मेरी सरकार बना दो तो मैं यहाँ तक मेट्रो पहुँचा दूँगा बाराबंकी तक। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो मन में हैं, कई सालों से हैं। अफसोस ये है कि हम अनुरोध करते हैं जहाँ मंच है, अब बहुत से लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं क्या कर सकते हैं, मंच जहाँ है, जहाँ मंच का मतलब है जहाँ पे उचित स्थान है, कहाँ कहने का, मांगने का, वहाँ पे हम लोग कहते हैं। नहीं सुनते तो क्या किया जाए? क्या आप बताइए, कई ऐसी जगह हैं जहाँ ओवरब्रिज बन रहे हैं। मसौली वाला क्या ज़रूरत थी इस समय, कहाँ था जाम लगता था, लेकिन बंकी वाला नहीं बनेगा। अब बताइए, मसौली में तो बन गया ना, बंकी वाला नहीं बनेगा। तो अब वो समझते हैं कि बंकी में केवल दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं, जबकि ये सड़क बेहटा तक जाती है और महमूदाबाद लखनऊ रोड को जोड़ती है। तो बहुत लंबा इस पर यातायात है, नहीं बनता है। जब भी हाथ में कभी नाखून आएंगे तो ज़रूर करेंगे। 2027 में समाजवादी की सरकार बनती है तो क्या बंकी क्रॉसिंग का पुल बन जाएगा? अगर बनती नहीं है, ईश्वर करे बनी जाएगी और बन जाएगी इस तरह की। जब आवाम से हम डायरेक्ट नहीं, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो अपनी है, हम कभी बड़े बोलापन नहीं करते। उम्मीद करिए बनी जाएगी। अभी आप विधायक हैं, 2027 के चुनाव में भी अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या ऐसे काम करेंगे बाराबंकी के लिए जिससे बाराबंकी का विकास हो और यहाँ के जो लोग रहते हैं इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो? मैंने बताया ना कि हम पहली बार जब विधायक बने तो आपके पास ऑडिटोरियम नहीं था और प्रेस वालों ने, वो दैनिक जागरण वालों ने यहाँ चौहान गेस्ट हाउस में बड़ा कार्यक्रम कराया था। मुझे वहाँ पे ऐसा घेरा कि कहा आप वादा करो माइक से कि आप ऑडिटोरियम बनवाओगे। हमने कह दिया। अब हम जगह खोजने लगे तो शहर के पास जितनी सरकारी ज़मीनें थी सब विवाद किए, सब कोई मुकदमा किए, कोई क्या किए। आभार प्रकट करेंगे उस समय के DM योगेश्वर राम मिश्रा जी का। उन्होंने ज़मीन खोजी और कहा विधायक परेशान ना हुई। उसमें एक आध लेखपाल सस्पेंड भी करा उन्होंने, वो जगह नहीं ढूंढ पाए थे, समय से बता नहीं रहे थे। तो GIC ग्राउंड नापा गया और GIC ग्राउंड में जितना मानक होना चाहिए इंटर कॉलेज का, उससे ज़्यादा छोड़ के फिर एक दिन DM साहब ने हमसे कहा कि चलिए वहाँ चलते हैं, और हमने जगह खोज ली है। तो फिर बना और विनियमित क्षेत्र के पैसे से बना है। ये नहीं है कि माननीय मतलब हम सरकार से लाए, विनियमित क्षेत्र के पैसे से बना। कई पुल हमने विनियमित क्षेत्र के पैसे से बनाए। बाराबंकी के अंदर पहले बिजली बहुत कटती थी, लो वोल्टेज बहुत आता था, इसको आपने किस तरीके से सही करवाया? उस समय प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हम विधायक थे, सरकार सपा की थी,
पहली बार विधायक बने थे। तो हमको अधिकारियों फ़ोन किया कि वो माननीय वकील साहबान लोग पूरी सड़क जाम किए हैं रजिस्ट्री ऑफिस के सामने, कचहरी के सामने, तो आपको बुला रहे हैं, आपकी मांग कर रहे हैं, आप वहाँ मत जाइएगा। तो फिर हमने कहा हम तो जाएंगे। तो हाँ, उस समय एडिशनल या सीओ शायद कौन थे, कुलदीप नारायण एडिशनल गए हमारे घर, एसडीएम साहब गए, सभी लोग गए और कहा मत चलिए। हमने कहा हम जाएंगे। तो हमने उस समय कई हमारे जो साथी वकील साहबान थे उनसे अनुरोध किया फ़ोन पे कि आप सड़क से हट जाओ, आप जहाँ बुलाओगे हम आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया, बाहर का जो एसोसिएशन कार्यालय होता है, और उन्होंने बड़ी छोटी सी मांग रखी थी, लेकिन थी उस समय के लिहाज से बड़ी। कहा कि 2 घंटे शाम को बिजली बढ़ जाए, सुबह कट जाए। हमने वादा कर लिया। अब हम गए तो विशेष सचिव थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर थे, माननीय अखिलेश यादव जी उस समय बाहर थे। तो हम पंचम तल गए, ऊर्जा जिनके पास था, तो उनसे विशेष सचिव साहब से अनुरोध किया कि आप 2 घंटे बिजली इधर की उधर कर दीजिए, शाम को दे दीजिए, सुबह काट लीजिए, हमारी जनता तैयार है, ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने नहीं साहब हो नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे किसी तरह अनुरोध करके कराया। तो उसमें कुछ बातें हुई थी जो माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचा दिया विशेष सचिव साहब ने। अब वो बातें ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। तो हमारे मुखिया ने मुझे जब एक दिन मुलाकात हुई तो कहा कि क्या मामला है बिजली का, और काहे उससे नाराज़ हो गए विशेष सचिव से। तो हमने पूरी बात बताई कि वकील साहबान लोग ऐसा ऐसा कर, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा साहब एक तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, दूसरा रोज़ ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, तो शहर क्या पूरा देहात तक पूरी बड़ी बुरी दशा है। तो हम समझे करना क्या है। तो हमने कहा साहब कह दीजिए। तो उन्होंने एमडी से कहा कि तैयार करो प्लान, कैसे हम बाराबंकी को अच्छी बिजली दे पाएंगे। हमको जब पता चला तब इतना गहराई से हम बिजली में नहीं जाते थे, लेकिन जब वहाँ से आदेश हुआ, हमने अधिकारियों को बुलाया बिजली विभाग के। तो उन्होंने कहा साहब ये चंदौली के पास जो पावर हाउस बना है 132 का है, इसी से सुबेहा, इसी से दरियाबाद, इसी से सूरतगंज, इसी से इधर कुर्सी बॉर्डर तक, बजगानी जाने कहाँ कहाँ तक, इसी से चलता है पूरा जिला। हमने उसको कहा कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगेगा। उन्होंने कहा बनाइए। फिर मैंने अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री से कहा कि साहब पैसा ज़्यादा, तो क्या कुछ भी लगे तुम बनाओ इसको। तब 232 का पड़रा में बना एक पावर हाउस, 132 का हैदरगढ़, 132 का दरियाबाद, 132 का कुर्सी, और जाने कितने सब स्टेशन 33 बजे 11 बने, और सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर आए, तार बदले गए। और तब से लेके आज तक 2013 लास्ट और 14 की शुरुआत में आप देख लीजिए कि तब से किसी को स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नहीं तो बड़े लोग तो घर में स्टेबलाइजर लगा लेते थे, छोटे लोग कच्चा वाला बल्ब, और पंखा चल रहा होता है था। हमको भी, आप किसी दूसरे का बात करें, हमको भी पंखा चल रहा होता था, तो ये होता था कि हाथ वाला पंखा चला ले। आपके घर में स्टेबलाइजर नहीं था, आप गरीब नहीं था, तब कहाँ था। तो उस तरह से हम बिजली में सुधार कर पाए, और पूरी आवाम जिसने हमको वोट दिया और जिसने सरकार बनवाई, पूरे जनपद की आवाम का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमको इस लायक हम लोग बने, और ऐसे विचार मन में आए, और फिर हम लोग इतना कर पाने में सक्षम हो कि आज भी बिजली बढ़िया। तब 100 वाट का बल्ब चलता था, मीटर लगे नहीं थे गाँव। आज की सरकार कह रही है कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, हर घर में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लग रहा है। तब की सरकार में क्या था, गांव में तो सुबह से शाम तक मोटर चल रहा, बल्ब जल रहे हैं। कई गांव तो हम गए, हाथ जोड़ते थे उस समय कि भाई बल्ब बंद कर लो, कहते वो बटन नहीं लगा है। बहुत जगह हमने अनुरोध किया। और आज का बिजली का पर्दा, क्यों बिजली बढ़ी, बहुत सी यूनिट उन्होंने नहीं लगाई बिजली बनाने की। हम आ गए ये CFL पे, छोटी लाइटों पे, 7 वाट, 9 वाट, 15 वाट पे। तब 100 वाट का एक बल्ब जलता था। किसी घर में अगर लाइट की व्यवस्था देखी जाए, 5-6 कमरे घर है, तो 100 वाट बिजली अब नहीं खर्चा करते लोग, टीवी भी छोड़ दीजिए। तो इस तरह हम उस समय बिजली देने में सक्षम हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि आपको वर्मा बिरादरी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप उनका काम नहीं करते हैं। अब आपसे हम क्या कहें, अभी आपने सवाल किया हमसे, आपने तो सवाल किया था। अरे सुरेंद्र सिंह वर्मा नहीं है, वासुदेव वर्मा, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, दुल्हीपुर के रहने वाले हैं। उनसे आप पूछ लो, उनको DDC हमने बनाया, अपने लोग को मना करके बनाया, उनको बैठाया, उनको जिताया।
और गांव की बात अगर कर लीजिए तो आज आप यहाँ से गाड़ी उठाइए और मुखिया मऊ गांव है, न एक यादव है न एक मुसलमान है। वर्मा जी हैं, ठाकुर साहब हैं, धीमान बिरादरी है, रावत बिरादरी है। और आज भी सुबह एक वर्मा जी का फ़ोन आया था कि आप आइए चाय पी लीजिए, हम आपके यहाँ गए भी नहीं, अब आए इंटरलॉकिंग अंदर की कर रहे हैं। तो ये इंसान का दिमाग है। बहुत से वर्मा हमको वोट देते हैं, बहुत से लोग देते, सभी जात धर्म के लोग देते वोट, सभी जात धर्म के लोग देते हैं। अपर्णा यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की बहू, अगर वो मैदान में आपके सामने 2027 में बीजेपी के सिंबल से इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या लगता है कि आपका इलेक्शन कैसा होगा? भारतीय संविधान के तहत कोई भी कहीं से अगर नागरिक है देश का तो कहीं चुनाव लड़ सकता है, लड़ लें, स्वागत है। और क्या? नेताजी मुलायम सिंह की बहू होगी तो कुछ अटपटा नहीं लगेगा आपको? आप देखिएगा कि समाज माननीय अखिलेश जी को नेता मानता है अपना, या माननीय मुलायम सिंह जो हमारे बीच नहीं है उनको नेता मानता है। और अगर आ जाए तो स्वागत है। राकेश वर्मा कर्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बाराबंकी सदस्य विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी भी सोच रही है किसी वर्मा कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। उनको अगर टिकट मिलता है तो क्या फिर से जो है वर्मा और यादव की जो लड़ाई होती है यहाँ बाराबंकी सदर सीट के ऊपर वो देखने को मिलेगी? नहीं, हमेशा वर्मा से कोई वो नहीं है, सभी जात के लोग लड़ते हैं हमसे। देखिए 17 में हरगोविंद सिंह साहब लड़े, ठीक, और जहाँ डॉक्टर साहब लड़े, मौर्य जी लड़े, सभी को लड़ने का अधिकार है। और हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे, उन लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जो लोग हमको जातियों में बांटते हैं वो जातियों में ना बांटें। हम कहीं भी गंगा जल उठा कह सकते हैं कि हमको सभी जात का वोट मिलता है। और समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म संप्रदाय से बनी है, किसी एक जात से समाजवादी पार्टी नहीं बनी। कोई भी लड़ सकता है, सही बात है। अब ये हम क्या कहें, कोई तो लड़ेगा, कोई ना कोई तो लड़ेगा। सुरेश यादव को 2027 में इलेक्शन हराने के लिए बसपा से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाएगा जिससे आपकी जो वोटें हैं, मुस्लिम वोटें हैं, वो कट जाएं और आप जो है इलेक्शन हार जाएं। भगवान भूखा उठाता सबको है, सुलाता भूखा किसी को नहीं। और हम तो ये कहेंगे लोकतंत्र में कोई लड़े, क्या फ़र्क पड़ेगा। मुस्लिम अगर बसपा से आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब समाजवादी हैं, कोई बाहरी थोड़ी है, सब हमारे समाजवादी हैं, कोई नहीं, सब समाजवादी हैं। ईवीएम से वोट चोरी होती है? हम तौले नापे नहीं हो सकता भाई। अब बीजेपी है, ये तो पानी पिला देती है गणेश जी को, थाली बजा कोरोना भगवा देती है, लाइट बंद करो कोरोना भाग जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो क्या कहा जाए। तो फिर आपके सीट के ऊपर क्यों ईवीएम से वोट चोरी नहीं होती? आप तो हमेशा जीत जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं समय अनुसार कुछ चीज़ें आपको आएंगी सामने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने में इस दल का कोई जोड़ नहीं है। हिंदुस्तान में ये कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या है, सब कहाँ बचा संविधान? 4 साल की नौकरी फौज की है, नौकरी सरकारी आप दोगे नहीं, विधायकों को तनख्वाह दोगे, ये बढ़ाओगे, वो करोगे, सांसद तनख्वाह दोगे, सुविधा काहे देते हो? जिसकी मर्जी लड़े ना लड़े हटा लेना चाहिए, सिक्योरिटी हटा लो, तनख्वाह बंद कर दो विधायकों की, निधि देना है दे दो, वो विकास करे, जांच कराओ उस पर। लेकिन हम तो मांग करते हैं, हमारी समाजवादी हम भी मांग करते हैं कि आप तनख्वाह बंद कर दो हम लोग की। सैलरी कितनी मिलती है? तनख्वाह तो बहुत कम होती है, लेकिन उसमें कई भत्ते मिला के अब इधर कुछ बढ़ा भी था सबका, मुझे लगता है 1,80,000-90,000 जरूर मिलती होगी। आप अगर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे अगर आप मिलते हैं और वो आपसे कहते हैं कि भैया 3 काम बताइए आप बाराबंकी सदर सीट के, वो हम बिल्कुल करवा देंगे, तो वो 3 काम कौन से होंगे? देखिए, योगी जी हमसे मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं सदन में। हम यहाँ बैठे हैं तो सामने तरफ योगी जी बैठे हैं। जब भी जो हमको मांगना होता है तो हम सदन के माध्यम से मांगते हैं। और हमने जाम के लिए कहा कि हमारा फ्लाईओवर बन जाए, हमारा बंकी वाला, तो कई बार हमारा वीडियो भी होगा सदन का। और कई चीज़ें हमने हमारे नज़र में भी हैं कि हम अगर यातायात सुगमता से चाहते हैं चलाना, बाराबंकी की जनता कराहे ना, तो कई ऐसे प्लान हैं जो हम लिख के भी भेज चुके हैं विशेष सचिव को, मुख्यमंत्री जी के।
और सदन में भी जब योगी जी रहते हैं उनके सामने भी हम कह देते हैं, वही तरह हमारी बातें होती हैं, वही तरह हम लोग बात करते हैं। जो बात आप कहते हैं वो योगी जी ध्यान से सुनते हैं? अब आप देख लीजिएगा, वीडियो में तो है, मुस्कुरा रहे थे एक बार अब सुनते ना तो काहे ना काहे, भाई योगी जी तो सुनते जरूर हैं। आपके घर का रास्ता समोसा सम्राट के बगल से जाता है। आपके घर तक अगर हम जाते हैं तो कोई भी गड्ढा नहीं मिलता है, मतलब बड़े गड्ढे नहीं मिलते हैं। लेकिन आपके घर से थोड़ा पहले अगर हम बाएं मुड़ जाएं तो जो रास्ता है, जो रोड है, वो इतनी ख़राब हो चुकी है, वहाँ से कोई पैदल भी नहीं निकल सकता है। आपके ही मोहल्ले का मैटर है, तो उस रोड को आपने क्यों नहीं बनवाया? अच्छा वो, हाँ वो नई आबादी है, प्लाटिंग हुई थी। हुआ क्या है कि इस पे कम मानक की सरकार जब शीला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो बनी थी, और उस पे फिर वो ग्रामीण मानक और छोटी मोटी सड़क बनी थी कई साल पहले। अब उस पे वो डंपर से मोरंग गिरने लगी, तब था मानक 15-20 टन 30 टन चलने वाली, अब तो 80-80 टन लाद के उस पर निकाल दिया कई लोगों ने घर बनाने में। वो टूटी है, वो पूरी नज़र है, उसको हम बनाएंगे। लेकिन आपसे बता दें, जो हमारी सड़क है, आपने अच्छी याद दिलाई, जो हमारी सड़क है घर जाने के लिए समोसा सम्राट और गोविंद डिस्ट्रिक्ट सामने जाती है, अपनी सरकार में हमने इस पर कराया था रिपेयरिंग कराई थी। और सरकार गए, मुझे लगता है 9 साल 1-2 साल पहले कराया होगा, तो 10 साल से ज़्यादा हुआ, आज तक उसमें गड्ढे इसलिए नहीं बने कि सड़क, क्या कोई घर से तो नहीं बनाया, लेकिन सड़क अगर सही ढंग से बनाई जाए तो 8-10 साल उस पर तो गोविंद इंडस्ट्री की 100-180 टन की गाड़ियाँ लोहा उतारती, कहीं भी आपको उसमें नहीं मिलेगा कि एक डामर वाली रोड पे भी गड्ढा मिल जाए। काम सही अगर किया जाए तो आप यकीन कीजिए कि 8-10 साल सड़कें चलेंगी। उस समय का एक उदाहरण है, और अब देख लीजिए कैसे हो रहा है। सड़क बनाओ, दूसरे महीने ख़त्म। बाराबंकी से ग्वारी से अगर आप जेल रोड चले आइए तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। विधायक जी, आपकी जो बातें हैं वो बाराबंकी की जनता सुन रही है, देश की जनता सुन रही है, उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। देखिए, जनता से ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी तो बिजली तो हमने सुधारा। शहर में ऑडिटोरियम नहीं था, ऑडिटोरियम बनाया। महिला अस्पताल, इस अस्पताल में हम पैदा हुए थे, सदन में भी हम बोल चुके हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। 7 मंजिल का अस्पताल बनाया, ट्रामा सेंटर बनाया। डिवाइडर नहीं था, जबकि बछरावा में डिवाइडर था, लेकिन बाराबंकी शहर के अंदर डिवाइडर नहीं था। स्ट्रीट लाइटें लगवाई, 7 पुल बनवाए, अस्पताल के अंदर अलग से फीडर, जो कि सरकारी अस्पताल में गरीब जाता है, बड़े लोग तो नहीं जाते। चंदौली पावर हाउस से 33,000 की लाइन ला के अलग से फीडर अपनी सरकार ने बनवाया था। और आप देखिए ना, 7 पुल बनाए। इसी तरह से देखा जाए तो 99 या 98-99% गाँव में हमारा एक बोर्ड जरूर लगा होगा, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र। बंकी टाउन एरिया में भी काम कराया, तो शहर में भी काम कराया। देवम आप पता कर लीजिए, मजार रोड बनाई, उसके आस पड़ोस बनाई, फिर करबला की रोड बनाई, जहाँ भी लोगों ने मांग की वहाँ बनाने का काम किया। और मैं बड़े दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि 98% हमारे गाँव किसी भी जाति के हों, उसमें हमारा वोट ज़रूर मिलेगा। 2% कहीं झगड़े विवाद वाले रह गए, उस पर भी प्रयास है कि आने वाले समय में अगर विवाद वो लोग हल कर लेंगे तो हम बना देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, विकास परक, बच्चों की शिक्षा के लिए, अस्पताल में अच्छे इलाज के लिए, और थाना तहसील से लूटने से बचने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनावें, और लाइन लगाने से बच जाएंगे। सरकार झूठ बोलने वाली सरकार कह रही है कि गैस की कमी नहीं, और शादी ब्याह वाले बेचारे परेशान हैं, घर के गरीब लोग परेशान। आपके पास में भी लोग आते हैं? बहुत से लोग आते हैं, हाँ बहुत से लोग आते हैं। नाइम सिद्दीकी बाराबंकी सदस्य से पहले विधायकी का इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि सुरेश यादव जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहीं यहाँ से विधायक बन जाता तो मैं दिखाता कि काम किसको कहते हैं, और पूरी जनता जो है वो याद रखती है उस काम को लेकर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा, मनुष्य का दिमाग बहुत तेज चलता है, बड़ी सोच होनी चाहिए, और हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो अच्छा करेंगे कब? अच्छे काम के लिए अगर सोच किसी की अच्छी है तो होना चाहिए। हम किसी को चैलेंज नहीं करते हैं। हमने कि भारतीय संविधान में चुनाव सबको एक बार लड़ना चाहिए, वो चाहे विधायकी का लड़ना चाहिए, चाहे जिला पंचायत का, प्रधानी का, डीडीसी बीडीसी का लड़ना चाहिए, किसी का चुनाव एक बार लड़ना चाहिए। तो सभी इंसान को लड़ना चाहिए चुनाव।
भारतीय संविधान में जो भी नागरिक है। सुरेश जी, आपने हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिमांड कर रहे थे कि आपका पॉडकास्ट आना चाहिए, इसलिए हमने आपसे संपर्क किया। हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जिनका आपने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।